हम आज करंट अफेयर के कुछ सेक्शंस को पढ़ लेते हैं जहाँ से नॉर्मली पेपर आता है, समझे। तो हमारा जो काम है वो ये है इस टाइम पर करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करना, करंट अफेयर के बारे में इस तरीके से डिस्कशन करना प्रॉपरली कि बच्चों पेपर जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 100 डेज़ प्लान क्या है कि अप्रॉक्सीमेट 100 डेज़ में आपको 1200 से 1500 के करीब घंटे पढ़ना है। अगर आप 1200 या 1500 घंटे पढ़ रहे हैं यानी 1200 to 1500 आवर्स आपने पढ़ने हैं, तो उनका शेड्यूल किस तरीके से बनाया जाए। और जिस तरीके से आपका ये शेड्यूल बनेगा, अगर आप उस पर प्रॉपर फोकस करें तो आपका एक मेजर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि असलियत में जो करंट अफेयर है ये आता किस तरीके से है, कहाँ से कौन सा सेक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर का, और किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट देखनी है। तो मैं आज आपको ये करंट अफेयर के डिफरेंट सेक्शंस समझाने जा रहा हूँ कि असलियत में करंट अफेयर कहाँ से आता है और किस तरीके से आता है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम असलियत में कुछ लिस्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। और मैंने जैसे आपको बताया, या मेरा पढ़ाने का एक स्टाइल भी है, वो यही है कि असलियत में करंट अफेयर जो है वो मतलब पहले मैं फ्लो चार्ट्स में सब चीज़ों को तोड़ फोड़ के पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि असलियत में ज़्यादा टेंशन की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमारी ये जो क्लास आगे कंटिन्यू होगी, तो उस क्लास के अंदर आप लोगों को समझ में, हमारी जो भी क्लास आगे कंटिन्यू होगी तो उस क्लास में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम आगे किस तरीके से इसको करने वाले हैं, समझे। तो असलियत में अगर आप देखते हैं तो पीटी का एक सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। यार ये माइक बंद कर लो सभी स्टूडेंट्स, विनय कुमार माइक बंद करो। पीटी के अंदर एक तो मैंने वो बताया जो जीएस के अंदर का पार्ट था, और इस जीएस में एक दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ एक वो है जो स्टैटिक पार्ट है यानी स्थिर है, वो बदल नहीं रहा। और अगर आप यहाँ देखते हैं इस स्थिर हिस्से को, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की मैंने आपको बात कर दी, तो मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला। पीछे मैं अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। हमारा अगला पार्ट जो है वो जिसके ऊपर हमारा पूरा कंसंट्रेशन है वो है करंट अफेयर्स, समझे। इस करंट अफेयर को मेनली हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। 8 सेक्शन इसके हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी नीतियां या सरकारी योजनाएं। ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, और ज़्यादा थोड़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 200 के करीब आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी पड़ती हैं। 200 स्कीम्स को पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट का दिमाग भन्ना जाता है और वो यहाँ हथियार डाल देता है। गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा आपको परेशान करती हैं और हथियार आप वहाँ पर डाल देते हैं कि यार ये हम कैसे करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसे अधूरा छोड़ छाड़ के, तो आपको पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट घेर लेता है। उसमें आप वो वेब, फूड वेब वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर इसके अंदर जब आता है तो इस पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के करंट अफेयर से आपको लगभग 50 तरीके के जो एग्रीमेंट या जो भी डिस्कशंस चल रही हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। और जब आप ये 50 तरीके के डिस्कशंस या एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, जब आप ये 50 तरीके के डिस्कशंस या एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं।
बात समझ में आ गई? असलियत में पसीने छूट गए 250 देखकर। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल इश्यूज। इस सोशल इशू का एक हिस्सा हालांकि गवर्नमेंट स्कीम में खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सोशल इश्यूज है, यहां अलग अलग एजेंसीज और उन एजेंसीज के द्वारा चलाए गए कार्य वो लगभग 40 से लेकर 50 की संख्या में आपको पढ़नी है। अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर अलग अलग चीज़ों को 40 से लेकर 50 आपको पढ़नी होती हैं। अगला पार्ट आ जाता है इकोनॉमी। खतरनाक सेक्शन ये आपकी करंट अफेयर का होता है, और इस करंट अफेयर के इस मेजर सेक्शन में सबसे पहला पार्ट जो आपको पढ़ना होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक का सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, इसमें से कभी कभार क्या नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, लेकिन समस्या ये है इन 4 से 5 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लगभग 600 से लेकर 700 पेजेस पढ़ने होते हैं। हालांकि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे के बाद बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप लोगों को पढ़नी होती हैं, और इन रिपोर्ट्स के अंदर मेनली छोटा छोटा डाटा होता है जो आप लोगों को देखना होता है, समझे। और लास्ट में कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो सवाल आते हैं वो भी आपको देखने होते हैं, और कई जगह से क्वेश्चंस जो हैं वो बजट से पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन देखने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के 10 सवालों के लिए आपको ये सारा मटेरियल पढ़ना होता है, और ख़ास बात ये कि आपके पास इसे इग्नोर करने के या इससे बच निकलने के कोई खास उपाय या ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगला सेक्शन जो आपका है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो यहाँ बच्चों के लिए वो रॉकेट साइंस से या फिर एक आधी दवाई के नाम याद रखने से ज़्यादा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा होता। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें इन डिबेट या डिस्कशन यानी चर्चा में रही हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो न्यूज़पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछी हुई होती है। जो न्यूज़पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछी हुई होती है। अब क्योंकि ये डिबेट और डिस्कशंस का टॉपिक है, तो ना तो ये कोई एक मैगजीन 100% कवर करती, ना ही कोई एक बुक या ना ही कोई न्यूज़पेपर। समस्या यहीं से ये आ जाती है कि आपको कम से कम 2 से 3 न्यूज़पेपर यहाँ पढ़ने होते हैं, और जब तक आप ये 2 से 3 न्यूज़पेपर के ऊपर ध्यान नहीं लगाते तब तक आपका करंट अफेयर नहीं हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करंट अफेयर का अगला सेक्शन जहां से सवाल बनता है और बच्चा हमेशा यहां से घबराया रहता है और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट याद कर रहा होता है, वो होता है कल्चर वाला हिस्सा। इस कल्चर के हिस्से में बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ आती हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स और कस्टम्स ट्रेडिशंस और सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कभी कभार आर्किटेक्ट से लेकर सब चीज़ें। तो कल्चर में मेनली अवार्ड्स और एकेडमीज़ और खासकर यूनेस्को के ऊपर
सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और यहाँ पर बच्चा उलझ जाता है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप लोग पढ़ते हैं तो असलियत में डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के साथ उनकी रिलेशंस और ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ना होता है। रिलेशंस, ट्रीटीज़, एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो, एग्रीमेंट्स, विजिट्स, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना होता है। इन सभी चीज़ों को जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हर साल लगभग 100 के करीब एग्रीमेंट और ट्रीटीज और एक्सरसाइजेज की लिस्ट इकट्ठी हो जाती है। 100 के करीब की लिस्ट ये इकट्ठी होती है। 40 से 50 अवार्ड्स की आपके सामने ये लिस्ट इकट्ठी हो रखी होती है। इसकी तो मैं आपको गिनती कर ही नहीं रहा, यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी के क्वेश्चंस की भी गिनती कर ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। इसमें गवर्नमेंट ने कौन से न्यू एक्ट और लॉ पास किए हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो लगभग हर साल 40 से 50 एक्ट और लॉ या कोई ऐसा सिस्टम जो पिछले 1-2 साल में चल रहा है और वो इफेक्ट में आया या कुछ भी। तो शॉर्ट में ये कि आपको इस 8 सेक्शंस को जैसे जैसे मैंने डिवाइड करके बताया है, करंट अफेयर्स के 8 सेक्शंस, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट्स, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे के सारे सेक्शंस आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 600 टॉपिक्स तो मोटे मोटे 600 से लेकर 1000 टॉपिक्स आपको मोटे मोटे पढ़ने हैं। याद तो करना भूल जाइए। मोटे मोटे 600 से लेकर आप 800 टॉपिक्स लगा लीजिए जो आपने करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर से रिलेटेड इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है, साथ में समझना है, फिर याद करना है, फिर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे में आपने पीटी के निकाले 1200 घंटे। उस 1200 घंटे में से आपने 300 से 400 घंटे तो स्टैटिक पार्ट के लिए दे दिए थे और लगभग चलो हम 300 घंटे उसमें माने तो 600 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना था। अब इस करंट अफेयर के 600 घंटे के अंदर आपने हर टॉपिक पे आधा घंटा या 1 घंटा देना है और उसे रटना है, समझना है, रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। इज इट पॉसिबल? यहाँ ये पॉसिबल है, यहाँ ये पॉसिबल है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा बच्चे के साथ समस्या में बनी रहती है। समझे कि समस्या हमेशा बनी रहेगी। इन 600 आवर्स में आपको ये वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं और यही एक कारण है कि इसके साथ साथ और उसको फ्लो चार्ट से लेकर दूसरी चीज़ों में व्हाट वी हैव डन और प्लान्ड, हमारे पास 100 आवर्स हैं, 100 डेज हैं। इस 100 डेज में आप हमें 2 आवर्स डेली दे दीजिए। 2 आवर्स डेली, रोज के 2 घंटे दे दीजिए। यानी मैं आपको 200 आवर्स की बात कर रहा हूं। इस 200 आवर्स की क्लास के अंदर, इस 200 आवर्स की
क्लास के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपरली नोट्स के साथ नोट्स बनवा दिए जाएंगे, क्लास में रिवीजन टीच कर दिया जाएगा और साथ में आपकी रिवीजन, यानी आपको नोट्स बनवा दिया जाएगा और टीच कर दिया जाएगा प्रॉपर विद फ्लो चार्ट, आपको बता दिया जाएगा फ्लो चार्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर मैं फ्लो चार्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ये सब चीजें आपको बताने जा रहा हूं, मैं और मेरी टीम, तो यहां असलियत में होगा क्या कि आपके पास रेस्ट ऑफ 400 आवर्स बचेंगे। रेस्ट ऑफ 400 आवर्स आपके पास बचेंगे, आपको हमारे बताए हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब दो तरीके हो, मतलब जो हमने पढ़ाया उसे रिवाइज करना है। अभी आप लोग मैगजीन उठाकर उसे आप पढ़ रहे होंगे और पहले आपने जुलाई की उठाई होगी, फिर अगस्त की, फिर सितंबर की, फिर अक्टूबर की। अब यही चीजें, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। आप लोग इसे पढ़ रहे होते हैं और पढ़ना भी वही होता है, पढ़ते भी वही हैं। अरेंजमेंट ये है, ये पढ़ते हैं तो वो छूट जाता है, वो पढ़ते हैं तो ये छूट जाता है। हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपको किस तरीके से हेल्प करने जा रहा हूं या हमारी टीम किस तरीके से हेल्प करने जा रही है, हम आप लोगों को ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे अच्छे तरीके से। आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। हमारी 2 घंटे की क्लास के बाद आप मैगजीन अगर प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो यही चीजें आपको उसमें रिपीट होती हुई नजर आएंगी, और जब यही चीजें आपको रिपीट होती हुई, लगातार रिपीट होती हुई नजर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छे लेवल की होगी। टेस्ट वगैरह तो आपके होते ही रहेंगे, अगर आपकी रिवीजन अच्छे लेवल पे हो जाएगी, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, तो पीटी के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने 2021 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, 2030 में देना है, और एक आधा स्टूडेंट होगा जो होस्ट बैठ के यहां पर 2040 का प्रोग्राम बना रहा होगा, उन सभी के लिए, दैट वाज अ सार्काज्म, उन सभी के लिए ये है भाई, अगर आज आप प्रॉपरली, प्रॉब्लम बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने में भी ये आती है। न्यूज़पेपर पढ़ने में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि असलियत में वो न्यूज़पेपर में समझ ही नहीं पाता क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। करंट अफेयर के ये 8 सेक्शन हैं। आज आप इस करंट अफेयर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 1 साल का न्यूज़पेपर आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेंगे। आज आप अगर इस करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आज आप अगर इस करंट अफेयर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद पूरा साल न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पूरा साल न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जिस कला से बच्चा दुखी रहता है, जिस वजह से बच्चा दुखी रहता है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास बात यह है कि अगर आप इन क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड कर लेते हैं, इस सेक्शन को प्रॉपरली एक बार अटेंड कर लेते हैं, तो आपका जो बेस बनना चाहिए यूपीएससी के लिए वो यहां प्रिपेयर हो जाएगा इन 200 आवर्स के अंदर। और उसके बाद आप प्रॉपरली कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और सीधा उसी सेक्शन पर जाएंगे जहां से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है वो कवर करवाया जाएगा। इसलिए आगे अब सवाल यह है कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। देखिए, पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, या नॉर्मली जो भी तरीका है उसमें, कि जब तक आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के, मैंने हिंट दे दिया कि ये 8 सेक्शंस हैं, जब तक आप इन 8 सेक्शंस को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करोगे, जब तक आप इन 8 सेक्शंस को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करोगे, देन आई कैन गारंटी यू आप कभी भी पढ़ ही नहीं पाओगे। आज आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नोट्स की, कि आपको नोट्स कैसे मिले। जब भी नोट्स मिलेंगे, या जैसे कहा जाएगा कि नोट्स कैसे मिले, तो नोट्स मिलने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आपको वो बेसिक नोट्स बनवा दिए जाएं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो वो बेसिक नोट्स कैसे प्रिपेयर करवाए जाएं उसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहां पर दे देता हूं कि असलियत में आगे हमारी क्लास
नोट्स के मामले में किस तरीके से चलने वाली है, या क्या इन करंट अफेयर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या नाम है फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं, देन यस आई कैन गारंटी इन करंट अफेयर्स के अंदर भी पूरे फ्लो चार्ट्स बनते हैं और अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट्स बनते हैं। समझे, अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट्स बनते हैं, और जब तक आप इन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से नहीं करोगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और फ्लो चार्ट्स क्यों? क्योंकि शॉर्ट में आपने एक लाइन में पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर देना होता है। भाई फ्लो चार्ट है क्या? असलियत में पूरा एक लाइन में सारे का सारा एक्सप्लेन कर देना है, वो फ्लो चार्ट है। समझे? तो इसी में सबसे पहला सबसे टफ टॉपिक जो किसी भी स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगता है वो गवर्नमेंट स्कीम्स लगती है, याद ही नहीं होती। इन्वायरमेंट लगता है, याद ही नहीं होता। सोशल इश्यूज तो चलो निपटा जाता है। अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट 90% स्टूडेंट हाथ खड़े करके जाते हैं इसमें कि सर 90 बजट समझ में नहीं आ रहा और इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही, ये याद ही नहीं होता बच्चों को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अलग अलग सेक्शन है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस याद ही नहीं होते, इतने सारा डाटा है। और मजे की बात ये है, यहां आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा मिलता है, और ये वो सेक्शन है जहां पर आपको करंट अफेयर का डाटा रटना पड़ता है। इतना आप लोग कभी हिस्ट्री में नहीं रटते, हिस्ट्री तो वैसे ही बदनाम है, हिस्ट्री तो वैसे ही बदनाम है। असलियत में सबसे ज्यादा डाटा अगर किसी सब्जेक्ट में रटा जाता है तो या तो वो करंट अफेयर के अंदर गवर्नमेंट स्कीम से लेकर इन सब में, या फिर सबसे ज्यादा डाटा रटा जाता है इकोनॉमिक्स में। इतनी फिगर्स हिस्ट्री में नहीं रटी जाती जितनी फिगर्स इकोनॉमी में रटी जाएंगी। हिस्ट्री तो बेफालतू में बदनाम है कि उसमें तारीखें रटनी पड़ती, तारीखें तो है ही नहीं। यहां असली डाटा है ना, 700 पेजेस में से कौन सा क्वेश्चन उठ के आएगा पता नहीं। बजट पूरे का पूरा पढ़ो, नहीं समझ में आया तो समस्या। रिपोर्ट्स बहुत सारी, और रिपोर्ट के अंदर जानबूझ के ऐसी फिगर ऊपर नीचे करते हैं कि आपको वैसे भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए हर स्टूडेंट को यहां 10 मिनट और ध्यान से देखे, और ये हम इस सेक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से पूरे का पूरा पार्ट हो रहा है करंट अफेयर का। समझे? इसमें कोई समस्या है तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं। और एक फ्लो चार्ट किस तरीके से हम बनाएंगे क्लास में वो बता रहा हूं, पूछिए। वो भी यही है, 80% पॉलिसीज, खासकर यूपी पीसीएस के लिए 80 से 90% पॉलिसीज यही हैं। और खास बात ये कि थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस होगा भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होगा भी, तो भी वो, भाई मैंने आपको फार्मर की 15 स्कीम बता दी या मैंने तरीका बता दिया, तो जैसे ही तरीका बताया उस तरीके में नई स्कीम ऐड होते हुए देर नहीं लगती। अभी आप लोगों को समस्या क्या आ रही है? अभी आप लोगों को समस्या ये आ रही है कि आप असलियत में जो भी स्कीम पढ़ते हैं वो जीरो से पढ़ते हैं, पहले पता ही नहीं होता, और फिर वो बड़ी सारी डाटा और डेट्स याद होती हैं। अब डाटा और डेट्स होती हैं या उसमें फिगर्स होती हैं बहुत सारी, तो वो याद करने जब बच्चा लगता है तो वैसे ही उसको लगता है कि यार इससे बड़ा टफ जॉब मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। और जब वो फिगर्स याद नहीं होती तो उसके बाद आईएएस आईपीएस पहाड़ लगता है और बच्चा फेल हो जाता है। फिगर जो रट जाएगा, फिगर जो डाटा रट जाएगा, वो कभी भी मार नहीं खाएगा। और हमारा फोकस इस डाटा को आपके दिमाग में उतार देना है, और वो तरीका है, वो सेल्फ स्टडी से होता ही नहीं है। यूट्यूब आप देखते रहो, स्टडी आईक्यू वालों से लेकर दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कितने सारे ऐसे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि हल्का हल्का तो याद है, डेप्थ में याद नहीं है। और कौन सा सही है कौन सा गलत है वो याद नहीं है, कौन सा सोर्स फॉलो किया जाए वो याद नहीं है। ये लोग अल्टीमेटली उल्टी सीधी कोई डिबेट वगैरह कोई भी डाटा उठाते हैं और उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर रख देते हैं, और उसके बाद मजे की बात है तुम्हें कंफ्यूज करके रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोक्विन और इन सब के दो से और एक दो एंटीबायोटिक्स और थी, उनके ऊपर WHO से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने डाटा उठाया, एक प्राइवेट कंपनी का जो बेसलेस डाटा था वो उठाया और उठाकर उसके ऊपर रिपोर्ट जारी कर दी। अब पता ही नहीं लगा वो डाटा क्या था, पता ही नहीं लगा वो डिबेट क्या थी। और जब WHO ने उसे अपने आप में गलत मान लिया, तो जिस इंस्टीट्यूशंस या जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट करके या 20-20 30 मिनट की वीडियो बनाई थी, सॉरी तक नहीं बोला,
सॉरी तो छोड़ो, उसने उस इंफॉर्मेशन को सही करके बच्चे तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। आई वॉज फॉलोइंग देम। कैसे बच्चा पास हो जाएगा? उसके लिए कैसे पास हो जाएगा? अब जब आप इंफॉर्मेशन गलत होने के बाद जब सही इंफॉर्मेशन आ गई तो वो तो दो भाई, सही इंफॉर्मेशन दो। अब यूपीएससी तो सही के ऊपर वो फिक्स करेगी ना, और अब मिसगाइडेड फॉर्म में बच्चा डूबा हुआ नजर आता है। अब आप समझिए, इसके अंदर यही सेक्शंस या यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बनी रहती हैं। और इंफॉर्मेशन जैसे होता है ना, आप इंफॉर्मेशन के गोडाउन, यूट्यूब क्या है? इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन का गोडाउन है, भर के सब चीजें पड़ा हुआ है। समस्या यह है उस इंफॉर्मेशन से क्या काम का है क्या नहीं वो नहीं पता। या तो आप उस इंफॉर्मेशन को छांटने में अपने दिन के 5-7 घंटे लगा दो, या फिर जस्ट फोकस कि आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। और फोकस के अंदर भी वो पार्ट जो आपको काम का है, बाकी सब इधर उधर है। तो ये चीज समझिएगा, मेन मामला ये है भाई कि असलियत में जब आप यूपीएससी पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये सारा डाटा लर्न करना पड़ेगा। हम उसको लर्न करवाने का रोल प्ले करते हैं और इससे अलावा कुछ नहीं। अब मान लिया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन गवर्नमेंट स्कीम किस तरीके से करी जाए। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करने का सबसे इजी तरीका क्या है? गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करने का सबसे इजी तरीका यह है कि भैया सबसे पहले असलियत में अलग अलग सेक्शंस को उठाकर देख लीजिए कि ये है क्या। समझे? जैसे अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है या फर्क क्या है। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्रीज होता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज, और इंडिया के लगभग 45 से 54 के बीच में फिगर ऊपर नीचे होती रहती है, इतनी मिनिस्ट्रीज हैं। अब 45 से 54 के बीच में अगर मिनिस्ट्रीज हैं छोटी बड़ी और इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो भाई उन मिनिस्ट्रीज का जो काम है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। इन सबकी लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैं गारंटी से कह रहा हूं 10 मिनिस्ट्रीज से ऊपर आप लोगों को नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है और हर किसी के बस का ये नहीं होता, इसलिए वो यूपीएससी को बुरा भला कहता हुआ नजर आता है। मिनिस्ट्रीज के बाद बहुत सारी स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट होती हैं। मैंने हालांकि मैं चाहता तो उसी मिनिस्ट्री के अंडर में ये कहता कि इसी के अंदर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, लेकिन मैंने इसे सेपरेटली रखा, यानी अलग से रखा। अलग से क्यों रखा? क्योंकि मेरे को ये प्रॉपरली पढ़ाना है। कई बार क्वेश्चन मिनिस्ट्री की किसी लिस्ट से ना आकर डिपार्टमेंट की किसी पॉलिसी से आ जाती है। अब कई बार गवर्नमेंट के इसी तरीके से एक प्लानिंग होता है और एक मिशन होता है, इनको भी आपको देखना जरूरी होता है, जिसमें 1 और मोर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं। 1 और मोर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब जब एक से ज्यादा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होंगे, तो हम उस प्लानिंग या उस मिशन को सेपरेटली पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा। सेपरेट कैटेगरी में, सेपरेट कंडीशंस में, सेपरेट हेडिंग के साथ पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा। और लास्ट में है रोल्स ऑफ या स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इनसे भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि कहीं ना कहीं चर्चा में रही और गवर्नमेंट उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है या गवर्नमेंट उसको ज़्यादा अच्छे से देख रही है। अब जब आप इन सब चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ लेते हैं, इसमें भी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं,
200 स्कीम्स हैं। 200 स्कीम्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरी में अगर देख लेंगे तो एक लिस्ट बहुत लंबी जाती है, समझे। तो यहां मेन पार्ट है डिवाइड करना। अब जैसे फार्मर है उसके लिए भी कम से कम आप ये देखिए 20 स्कीम्स बड़ी हुई है गवर्नमेंट की। मैंने अपने एक आईएएस दोस्त के पास फोन किया और ये बातचीत वैसे ही काफी टाइम पहले की बात है। मैंने कहा यार कितनी स्कीम्स के ऊपर बात चल रही थी, तो स्कीम्स के ऊपर बंदा कहता है यार छोटी बड़ी अगर आप देखोगे ना, प्लान स्कीम ये वो मिला मिलू के हमारे पास ज्यादा नहीं तो कम से कम 600 से लेकर 1200 की फिगर में कुछ भी होता है। और आधा टाइम हम उसे एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतनी सारी हैं छोटी बड़ी स्कीम्स जो पुरानी चलती आ रही है, नई है, ये आ गई वो आ गई, सारे डिपार्टमेंट से लेकर सारी सब कुछ के हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा हाउ टू मैनेज, हाउ यू यूज टू मैनेज। तो ये वो यही कहता है कि यार देखो स्कीम्स के नाम यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने तक तो हमने सारे याद किए थे, लेकिन उसके बाद किसी काम के फालतू से ज़्यादा नहीं है। 10, 12, 20 स्कीम्स होती हैं जो सारी काम की होती हैं, बाकी उसी के अंदर प्लस माइनस होता है। तो ये स्कीम्स जो हैं वो आपके एग्जाम तक ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत करते रहें, क्योंकि सारी अगर इतनी सारी स्कीम्स रट के बैठे, और वैसे ही बंदा इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसे अपनी पावर्स पता होती है तो वो सब चीज़ों को मैनेज करता है। लेकिन इतना समझ लीजिए स्कीम्स जो हैं उसका फिगर अगर 1200 है, 600 भी है, तो आप समझ सकते हैं छोटा बड़ा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अलग अगर हैं तो वो कितनी सारी होंगी। क्योंकि उसमें यूनेस्को भी कहीं ना कहीं आपको मदद दे रहा होता है, WHO भी दे रहा होता है, और वाइल्ड लाइफ वाले भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, सब दे रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो जब वो दे रहे होते हैं, उनसे कुछ अमाउंट आ रहा होता है, तो वो इतना सारा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा होता है कि कुछ कहने की हद नहीं। आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है। अब अगर आप इसी को, चलो गवर्नमेंट स्कीम्स को तो मोटे मोटे तौर पर 4 में डिवाइड कर दिया। अब सेकंड पार्ट अगर आपको दिखाया जाए इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा यह समझना जरूरी है। अगर आप इन्वायरमेंट देखते हैं, अगर आप इन्वायरमेंट का सेक्शन देखते हैं तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दनादन इसी के अंदर आपको कम से कम 20 से लेकर 25 जो हैं वो एग्रीमेंट और डाटा और सब चीज़ें याद करनी पड़ जाएंगी। उसी में मामला खराब होता है, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के ही। दूसरा आ जाता है पॉल्यूशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन है, और पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर भी बहुत सारी स्कीम्स और सब चीज़ें हैं। तीसरा आ जाएगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ये सब चीज़ें आप लिखते रहिए, फ्लो चार्ट बनाते रहिए, समझे। और जब ये फ्लो चार्ट वगैरह आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी आसानी होगी। क्लासरूम में हम इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक एक चीज़। बायोडायवर्सिटी के बाद जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। बायोडायवर्सिटी का अगला सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद अगला पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद अगला जो सेक्शन या अगला पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और बहुत से क्वेश्चन ज्योग्राफी और इसके भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो कॉमन पार्ट हैं उससे भी निकाल के पूछ लिए जाते हैं एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट के ये सेक्शंस हैं, इनके भी सब सेक्शंस हैं, उनको हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगला पार्ट, इसके बाद अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशल इश्यूज। अब लोग कहेंगे सोशल इश्यूज क्या है, या बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, और मेरा मानना यह है ये सोशल इश्यूज का क्वेश्चन आप लोगों को चुपचाप आता है और
परेशान करके चला जाता है और आपके ऊपर प्रेशर ही क्रिएट करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करते हैं। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज को अगर आप देखेंगे तो सोशल इश्यूज में सबसे पहले वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज यानी महिला एवं बाल विकास। अब ये जो है यहां से एक पूरा डिपार्टमेंट है, तो सबसे ज्यादा स्कीम्स यहां पर हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लॉ पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है, उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो एक्ट्स आते हैं ये करंट अफेयर में कभी कभार मैक्सिमम काउंट नहीं होते हैं। ये वो ऐसे एम्बिग्यूअस सेक्शन में से आते हैं जो बच्चे को हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है कि पता नहीं पेपर कहां से आया था। भैया पता है कि पेपर कहां से आया था, वो तुम इनकम्पिटेंट थे जो समझ नहीं पाए, तुम्हारी अयोग्यता थी कि तुम समझ नहीं पाए कि सेक्शन कहां से आया था। अब इसके अंदर अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के अन्य पीड़ित वर्ग या अन्य सुभेद्य वर्ग यानी अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं वहां से। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एजुकेशन से आपको ढूंढने पड़ेंगे या मिलेंगे, उसको आपने पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होने के साथ साथ दूसरे भी लॉज आते हैं इसमें। हेल्थ, जिसके ऊपर इस बार के तो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आएंगे, मेंस तो तोड़फोड़ मचाने वाले क्वेश्चंस पूछेगा आपसे हेल्थ के ऊपर। न्यूट्रिशन एंड सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड सैनिटाइजेशन, इस सैनिटाइजेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और घुमा फिरा के इस पे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड इन द लास्ट मिसलीनियस सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी, मतलब सोशल इश्यूज। बहुत सेक्शंस ऐसे हैं जो इसमें से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते, इसलिए उसको मिसलीनियस सेक्शन के अंदर रख के ये कह दिया जाता है कि भाई यही है। बात समझ में आ गई? भाई यही है सोशल इश्यूज। अब ये सोशल इश्यूज जब आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे पीछा छूटेगा तो यहां से अगला सेक्शन जहां से आपको करंट अफेयर हमेशा करंट मारेगा और परेशान किए रखेगा और पहाड़ की तरह खड़ा होगा, वो है इकोनॉमी। जो पहाड़ की तरह खड़ा होगा उसका नाम है इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप काउंट करना शुरू करो। फिस्कल पॉलिसी, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं। राजकोषीय नीति, आरबीआई घटा देगा बढ़ा देगा सब चीजें। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी यानी बैंकिंग व मौद्रिक नीति, यहां आरबीआई उधर गवर्नमेंट, ठीक है। आगे फाइनेंशियल मार्केट, सीबी से लेकर दूसरे फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्त बाजार। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां से कि उधर बैलेंस अगर पूरी इकोनॉमी और बाकी दूसरी चीजों का है तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे। आधों को समझ में ही नहीं आएगा ये एक्सटर्नल सेक्टर क्या है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, रोजगार एवं कौशल विकास, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम से लेकर दूसरी चीजों में। एग्रीकल्चर का पार्ट और इसके ऊपर डाटा,
एग्रीकल्चर का पार्ट, और इसके ऊपर डाटा आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इश्यूज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इशू, उद्योग धंधों से संबंधित मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। और इंपॉर्टेंट इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जितने भी थे वो और रिपोर्ट्स जितनी भी थी वो, इंडेक्स और रिपोर्ट्स दोनों की दोनों आपको यहां पर देखनी है कि कितने इंडेक्स थे और कितने रिपोर्ट्स आप लोगों की आई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां से आपकी पूरी इकोनॉमी आपके पीछे पड़ती है और ये कहती है अब बताओ या सॉल्व करो। और यहां जब बच्चा इन सेक्शंस के अंदर घुसता है और इसके करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करता है, अपने दिल से पूछ कर देखो, हम अपने दिल से पूछते थे जब हम पीटी की तैयारी करते थे। और मज़े की बात यह है उस टाइम पर करंट अफेयर का कोई रोल, टीचर कहते थे करंट अफेयर क्या ज़रूरत है पढ़ने की, और तिलमिला के रह जाते थे क्योंकि करंट अफेयर समझ में ही नहीं आता था। 3-4 साल के, मतलब एक अच्छे खासे लेवल की प्रिपरेशन के बाद जाकर समझ में आया कि करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ें। और यहाँ बच्चा अक्सर मार खाता है, यहाँ बच्चा अक्सर नुकसान खाता है। अगला पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें पहला है बायोटेक्नोलॉजी। आए दिन यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। दूसरा पार्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। तीसरा पार्ट है आईटी एंड कंप्यूटर। समझे, ये आपको ऐसे लगेगा हेडिंग है, लेकिन हेडिंग नहीं है, ये असलियत में करंट अफेयर का सेक्शन है कि यहां से इन कैटेगरीज से करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हेल्थ से क्या रिलेटेड, आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा वो पार्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और जैसे ही कोई नया लॉ आया, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई चेंज होता रहता है या कोई लॉ ब्रीच होता रहता है, तो जैसे ही कोई नया लॉ आया या कोई नया पुराना कानून टूटा या केस हुआ, सबसे पहले इस पे सवाल पूछ के यूपीएससी चिपका देती है तुम्हारे सामने। अल्टरनेटिव एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा, इसके ऊपर नॉर्मली जो पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। और खेल जो है तेल का खेल, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इससे रिलेटेड जैसे अवार्ड्स एंड मिसलिनियस। यहाँ पर मेनली आपसे नोबेल प्राइज से लेकर दूसरे प्राइजेस वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्राइज या कौन सा कहाँ कैसे है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये मेजर सेक्शंस हो जाते हैं। कल्चर का पार्ट इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसमें मेनली लिस्ट याद करनी होती है, प्राइजेस और अवार्ड्स याद करने होते हैं, प्राइजेस और अवार्ड्स याद करने होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ट्रीटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, यूएनओ, WHO, WTO, ये सब के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। और इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी,
ये मेन है। इंडिया के बाकी देशों से कैसे रिलेशंस हैं वो मैंने यहां लिखा नहीं है, वो इन सारी जो लिखवा रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेंगे। समझे? यहां आप समझिए, असलियत में मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लिखी जा रही हैं या डिस्कशन किया जा रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लिखी जा रही हैं या इनका डिस्कशन किया जा रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपसे किसी न किसी मैटर में पूछी जाती हैं। इस साल जो पेपर दे रहे हैं उनके सर पे तो पहाड़ है ही है, अगले साल जो पेपर देने वाले बच्चे हैं या उससे अगले साल भी पेपर देने वाले बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। उन सभी स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये काम आने वाले हैं। इसी तरीके से पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं। हाँ जी, हाँ जी वरुण जी, थोड़ी देर बाद मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, थोड़ी देर बाद सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी मेरे को 10 मिनट और इसके ऊपर बोल लेने दीजिए, ठीक है। असलियत में जो मैंने आपको लिस्ट दी, असलियत में जो मैंने आपको लिस्ट दी या ये जो फ्लो चार्ट्स छोटे छोटे बनाए हैं, जो सेक्शंस बताए हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं, असलियत में इनकी डेप्थ में भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कोई सा भी टॉपिक आप उठाकर देख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कम से कम 20 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको मिलेंगी, उनको कैटेगराइज करके पढ़ना है। इसीलिए नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस या कोचिंग सेंटर वाले सबसे ज्यादा कम ध्यान करंट अफेयर पर देते हैं, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी यह है कि करंट अफेयर से ही आपका आज का पेपर डिसाइड होता है। और मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स, खासकर हिंदी मीडियम वालों के साथ तो समस्या यही है कि आपके कोचिंग सेंटर आपको पुराने, आज से 15 साल या 10 साल पुराने पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, 13 से पहले वाले पैटर्न पर पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा समस्या है। अब आप सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट इन सबके अंदर इतनी डेप्थ में पढ़ेगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन बच्चे की मजबूरी है कि उसे बताते ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। डेप्थ में तो सेक्शंस को छोड़ दो, उसे बताते ही नहीं है कि इतनी डेप्थ में कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। इनमें से बड़ा सेक्शन जो है, खासकर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अगर ढंग से क्लास हुई है, अगर आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि ये मिसाइल इधर गई और ये बम इधर गया, ये तोप इधर गई, ये बस इधर गई और ये ट्रेन इधर गई, तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसकी डेप्थ में आप टेक्नोलॉजीज को समझा रहे होते हैं तो अच्छा है, वरना गवर्नमेंट पॉलिसी कोई बच्चा टीचर पढ़ाता, कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता ही नहीं है। समझ रहे हो? या बाकी पॉलिसीज बहुत सारे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पढ़ाते ही नहीं है। समझ रहे हो? पॉलिटी के बहुत सारे एक्ट्स और लॉज का जो मेजर सेक्शन है वो इंस्टीट्यूट वाले छोड़ देते हैं, उसके अंदर हवाबाजी और बकवास करके डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, करना उन्होंने कुछ है नहीं। मेरी बात समझे? हवाबाजी करके वो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, मतलब मामला करंट अफेयर्स में मामला खराब कर देते हैं। करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। स्टैटिक पार्ट रेगुलरली प्रिपेयर करना जरूरी है, उस पर फोकस करना जरूरी है। 3 घंटे आप लगातार पढ़ते रहोगे, मान लिया रोज के 3 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो स्टैटिक पार्ट का एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपको दिन को 6 घंटे से लेकर हो सकता है 8 घंटे देने पड़ जाएं, तब भी कम पढ़ेंगे। हम उस टाइम को रिड्यूस करवाएंगे और फोकस्ड स्टडी के ऊपर काम करेंगे। लास्ट चीज, अब हम क्लास के ऊपर आ जाते हैं। क्लास का टाइमिंग बता देता हूं सारे स्टूडेंट्स को कि असलियत में यहां क्लास टाइमिंग हमारी जो है अभी फिलहाल जो क्लास टाइमिंग है वो 5 to 6:30। हिस्ट्री का बैच हम छोड़ रहे हैं थोड़े दिन के लिए, और जिसको भी हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, मेजर पोर्शन इसमें से आना है। इस बार का पेपर टफ है, इसलिए 5 to 6:30 का जो बैच है वो आपका करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम वालों का होगा, और 6:30 to 8 आप लोगों का करंट अफेयर का जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों का होगा। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, नेक्स्ट वीक
अगला मंडे जो आएगा मे बी पॉसिबल 15 जून से और 15 जून ऑनवर्ड्स, ये टाइम आपका 4 to 6 हो जाएगा और ये टाइम आपका 6 to 8 हो जाएगा। ये टाइम आपका 4 to 6 हो जाएगा और ये टाइम आपका 6 to 8 का हो जाएगा। मेरी बात समझे? 2-2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को दी जाएंगी और कोशिश की जाएगी 6 days अ वीक दे दी जाए, 6 days to 7 days अ वीक। 6 days अभी शुरू करेंगे, अगले हफ्ते ऑप्शनल का बैच जो है वो लगभग ओवर हो जाएगा। उसके बाद संडे को भी सुबह 4 घंटे देकर 7 के 7 दिन करंट अफेयर करवाया जाएगा। बच्चों, जो स्टूडेंट इस बार पीटी देना चाहता है, जो स्टूडेंट इस बार पीटी देना चाहता है, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाइए। जो अगले साल भी देना चाहता है, इन 4 महीने को ढंग से इस्तेमाल कीजिए और अपने न्यूज़पेपर रीडिंग का एक बेस प्रिपेयर कर लीजिए। अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग का एक बेस प्रिपेयर कर लीजिए। इतना समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है? हाँ जी, अब इतना तो हमारा मेन प्लान हो गया। नोट्स वगैरह सारे के सारे आपको बता रखे हैं, क्लास में ऐसा लिखवा देंगे कि उसके बाद आप मैगजीन में से जो भी टॉपिक रिलेटेड पढ़ोगे वो उसमें अपना उड़ेलते रहना, वो कोई समस्या नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यार, मैं इतनी देर से यही तो बता रहा था कि मैंने इतना सारा जो बताया है इसी को न्यूज़पेपर में इंप्लीमेंट करना होता है। तो एक दिन के अंदर न्यूज़पेपर बेटा ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई चीज पढ़ रखी है, ध्यान से सुनिए, पहले अगर कोई चीज पढ़ रखी है, न्यूज मान लिया हमने ये सेक्शंस पढ़ा रखे हैं, उसी सेक्शन से रिलेटेड जब तक आपको न्यूज दिखाई नहीं देगी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी प्रॉब्लम ये, आपके दिमाग में बैकअप तो कुछ है नहीं। समस्या सबसे बड़ी ये है भाई, बैकअप तो है ही नहीं। अब बैकअप नहीं है तो आप उस चीज को सर्च नहीं कर पाते, समझ रहे हो, और उसको फोकस नहीं कर पाते कि पता ही नहीं लगता कि क्या पढ़ोगे। पहले ये देखो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने इससे पहले लिखा था या फ्लो चार्ट्स बनाए हैं उनकी डेप्थ में पढ़ के पहले ये देखो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब आप उसे पढ़ोगे तभी तो न्यूज़पेपर में ये पता लग पाएगा कि असलियत में है क्या। मेरी बात समझे? जब आप उसे पढ़ोगे तभी तो न्यूज़पेपर में पता लग पाएगा कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है भाई, न्यूज़पेपर में फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो पहले पता करो कि क्या पढ़ना है और वो यहां से पता लगेगा। समझे? तभी मैंने कहा जिस बच्चे की न्यूज़पेपर की समस्या है वो इन क्लासेस को अटेंड करेगा तो उसके बाद उसे न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाएगा, वरना बैठे रहो, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बेटा देखो, बाकी 4 मैगजीन मैं पढ़ा दूंगा, तुम एक पढ़ लो। भाई कोई भी, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की ही उठा लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्रॉनिकल उठा लेना, वो भी ठीक है। ठीक है भाई, 4 मैगजीन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं भी जानता हूं। 4 मैगजीन पढ़ोगे तो सिर्फ मैगजीन ही पढ़ोगे और थोड़े दिन बाद फेंक के मारोगे कि इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। योजना कुरुक्षेत्र के लिए अभी आप दुखी ना हो, वो मेरा काम है, क्योंकि योजना पढ़ोगे तो 4 वही वाली बात है यार, कितनी किताबें पढ़ोगे। पहले तुम ये देखो ना, पूछना आसान है, सर योजना कैसी रहेगी, मैं कहता हूं अच्छा है। फिर कहेंगे कुरुक्षेत्र कैसी रहेगी, मैं कहूंगा वो भी बहुत अच्छी है। फिर आप कहोगे सर ये तीसरी मैगजीन कैसे रहेगी, मैं कहूंगा वो भी बहुत अच्छी है। चौथी, वो भी बहुत अच्छी। मैगजीन तो हर कोई अच्छी है यार, समस्या क्या है? समस्या क्या है? मैगजीन तो अच्छी है, समस्या उसको पढ़ने में है। भैया तुमने अगर मान लिया मेरे से 10 मैगजीन पूछ ली, मैंने आपको 10 मैगजीन्स बता दी, तुमने मेरे से 10 मैगजीन्स पूछी, मैंने 10 की 10 बताई अच्छी है, क्योंकि 10 की 10 अच्छी हैं। अपने से पूछकर देखो, आप वो 10 मैगजीन 1 महीने के अंदर पढ़ना शुरू करोगे और उसका आउटकम निकालोगे तो क्या वो मैगजीन आपको वो रिजल्ट दे पाएगी, या क्या उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? बस 10 मैगजीन महीने की पढ़ोगे तो मैगजीन में उलझ जाओगे। भाई कई बार क्या होता है, कोचिंग सेंटर वालों को बदनाम किया जाता है कि वो करते ही क्या, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आप कर लो, 10 मैगजीन कोचिंग सेंटर वाले पढ़ के तुम्हारे को क्रक्स देंगे। बात समझ में आ रही है? वो आप अकेले करोगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए।
चलो और कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, 90% तो भाई पीटी में बाहर होते हैं। उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को कितने खतरनाक वाले हैं। और अभी मैंने पॉलिटी की क्लास ली थी हिंदी मीडियम वालों की, और उनको 20 शब्द लिखवाए थे, मतलब कुछ शब्द बताए थे, उसी में सबके पसीने छूट गए। सर ये क्या लिखवा रहे हो? मैंने कहा हिंदी। तो यही होता है, ये ही होता है। हाँ जी, कहिए। नहीं, ये स्टेट पीसीएस। भाई चौधरी साहब एक बात बताइए, आपको हमने किसान योजनाएं पढ़ाई, पॉलिसी पढ़ाई, तो क्या वो स्टेट पीसीएस में लागू नहीं होगी? भाई इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया, वो स्टेट पीसीएस में वैसे का वैसे लागू होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई, वो वैसे के वैसी लागू होगी, हाँ या ना? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई, समझे, वो वैसी की वैसी लागू होगी। नहीं, गलत सोच रहे हैं। स्टेट पॉलिसीज़ जो होती हैं, नाम बदला हुआ होता है, अंदर का कंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर पॉलिसी सारी वही होती हैं, बेसिक फ्रेम वही होता है। भैया ऐसा थोड़ा ना है कि यूपी का किसान अलग है और एमपी का अलग है, बेसिक फीचर्स तो दोनों के सेम है, हाँ या ना? भाई यू आर अ पायलट सर, आप पायलट हैं, तो आप, ये ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका का पायलट अलग होगा, इंडिया वाला अलग होगा। बेसिक नेचर तो सभी का सेम होगा, बेसिक बिहेवियर लगभग सभी का सेम होगा, समझ रहे हो? और कुछ क्या? प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या क्या भाई, वो प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होता है। और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पर जितनी ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, समझे? मतलब न्यूज़पेपर के कॉम्प्रिहेंशन पर जो फोकस करोगे उसमें ज़्यादा रहोगे। और प्रैक्टिस, हमने 25 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवा दिए हैं सीसेट के, आप लोग लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।